हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे 12वीं क्लास के इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर। तो जैसा कि आपको पता है कि 12वीं में इकोनॉमिक्स की दो बुकें चलती हैं, एक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो बुक हम आज शुरू करने वाले हैं वो है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। और उसी का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले मैं आपको इकोनॉमिक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बता चुका हूं, जैसे अर्थशास्त्र को क्यों पढ़ा जाता है, अर्थशास्त्र कहते किसे हैं, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती है। ये सारा कुछ मैं आपको दोस्तों पहले की वीडियोस में बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो बिना कोई विलंब करे आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 12वीं क्लास के इकोनॉमिक्स की जिस बुक को हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। ये बुक का नाम है और इसी बुक का पहला चैप्टर है आपका परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कहते किसे हैं, ठीक है। तो इससे पहले भी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, वहाँ पे मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के दोनों के बीच का डिफरेंस बता चुका हूँ, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा बेसिक जानने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज का एक इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं, यानी कि सब चीज का अध्ययन करेंगे, हर एक छोटी चीज का अध्ययन करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे इस क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 30 छात्र हैं और हर एक छात्र के पास जाकर मैं उनसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है। पर्सनली उनसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से, कि जैसे उनका नाम क्या है, उनके फादर का नाम क्या है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका एड्रेस क्या है, ठीक है। ये सवाल मैं हर एक छात्र से कर रहा हूँ, जितने भी छात्र हमारे क्लास में हैं हर एक छात्र से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जिस इकोनॉमिक्स का यूज कर रहा हूँ उसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इकाई के रूप में अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि हर स्टूडेंट्स का अध्ययन कर रहे हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, जब भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का एक इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं। जैसे आपने सुना होगा जनगणना के बारे में। जनगणना में क्या किया जाता है, घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक घर में जाकर उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं और उनका डाटा इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। फिर पूरे देश का डाटा इकट्ठा करके भेज दिया जाता है किसको, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को, जो जनगणना के आंकड़े जारी करता है, ठीक है। उसके बाद वो डाटा को एनालाइज करता है, उसको एनालाइज करने के बाद वो पूरे देश की जनगणना का एक खाका पूरा डाटा तैयार करता है, ठीक है। और उस पूरे डाटा को क्या कर देता है, फिर पब्लिश कर देता है न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, ठीक है। फिर हम उस पूरे डाटा को एक साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो हम एक साथ अध्ययन कर रहे हैं वो कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, हमारा पूरा जनगणना का डाटा एक साथ आ गया है, ठीक है। अब हम उसका एक साथ अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको इकाई के रूप में अध्ययन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हमको घर घर जाकर पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। वो डाटा हम एक साथ उसका अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हम संपूर्ण डाटा का एक साथ अध्ययन करते हैं तो उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। और जहाँ पे हम किसी भी डाटा का एक इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं, छोटी छोटी इकाई के रूप में, तो उसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो ये है दोस्तों आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। और इसके जो जनक हैं वह है आपके एडम स्मिथ, जो इकोनॉमिक्स के भी जनक हैं। उसके बाद जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, यानी कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, उसका प्रमुख निर्धारक है कीमत, यानी कि जहाँ जहाँ आप पढ़ोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को तो वहाँ पे कीमत यानी कि प्राइस जरूर होगा, ठीक है। बिना प्राइस के माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे तो वहाँ पे प्राइस की बात जरूर होगी, कीमत की बात जरूर होगी, ठीक है। और इसका जो बेसिक सिद्धांत है, ठीक है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है IDS, यानी कि इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई, यानी कि प्रति व्यक्ति मांग और प्रति व्यक्ति पूर्ति। ये इसका सिद्धांत है, ये इस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। तो ये हमने जान लिया माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन। तो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर पहला, जो है आपका परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। और इसमें जो पहला ही टॉपिक है वो है आपका सामान्य अर्थव्यवस्था, ठीक है।
अब क्या है सामान्य अर्थव्यवस्था, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, सामान्य अर्थव्यवस्था में होता ये है, अगर हम बात करें किसी भी समाज की, ठीक है, तो समाज के लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। समाज के लोगों को चाहिए भाई, उनको भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, डाक सुविधा चाहिए, बैंक सुविधा चाहिए, रेल की सुविधा चाहिए, चिकित्सा सेवाएं चाहिए, अध्यापकों की सेवाएं चाहिए। ऐसी ही बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं की जरूरत प्रतिदिन समाज के लोगों को पड़ती है। तो क्या ये सारी वस्तुएं या सेवाएं किसी एक व्यक्ति के पास हो सकती हैं? नहीं। तो प्रत्येक व्यक्ति जितनी भी सेवाएं और वस्तुओं का उपभोग करना चाहता है, यानी कि उसका उपयोग करना चाहता है, उनमें से उसके पास कुछ ही होंगी, सारी किसी के पास नहीं हो सकती है। सारी वस्तुएं या सेवाएं किसी एक व्यक्ति के पास नहीं हो सकती। जैसे एक कृषक परिवार है, यानी कि एक कृषि करने वाला परिवार है, उसके पास क्या क्या हो सकता है, क्या क्या साधन हो सकते हैं। ठीक है, तो कृषक करने वाला जो परिवार है उसके पास क्या हो सकता है, एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा हो सकता है, कृषि करने के साधन हो सकते हैं, थोड़े बीज हो सकते हैं, यही उसके पास हो सकता है। और वहीं हम बात करें एक बुनकर की, कपड़ा बुनने वाला जो होता है, उसके पास क्या हो सकता है, उसके पास कपड़े बुनने वाली जो मशीन है वो हो सकती है, कपड़े के कुछ टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है, ऊन हो सकता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें एक शिक्षक की, यानी कि एक टीचर की, उसके पास कौन कौन से साधन हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो साधन हो सकता है उसका शिक्षण कौशल हो सकता है। ठीक है, उसके पास शिक्षण कौशल हो सकता है, शिक्षण करने के उसके पास साधन हो सकते हैं, यही कुछ उसके पास हो सकता है, सारा कुछ नहीं हो सकता है। अब इनमें से हर एक व्यक्ति जो भी उनके पास संसाधन है उसका यूज करके, उन संसाधनों का यूज करके वो क्या कर सकता है, कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कर सकता है। ठीक है, अपने संसाधनों का प्रयोग करके। जैसे कृषक परिवार है, उसके बाद जो संसाधन है, ठीक है, उन संसाधन से वो खेती करता है, खेती करने के बाद उसके बाद फसल उगती है, फसल उगने के बाद उसको वो बेचने जाता है बाजार में। ठीक है, और उसका एक हिस्सा अपने पास रख देता है, और बेचने के बाद जो उसके पास पैसे आते हैं उनसे क्या करता है, वो दूसरी वस्तुएं सेवाएं खरीदता है। ठीक है, जैसे वो अपने बच्चे को पढ़ाता है तो उसको टीचर के पास भेजेगा उन पैसों से उसको कपड़े खरीदने तो बुनकर के पास जाएगा, रेल सेवाएं चाहिए उस पैसों की तो वो ले सकता है, वो सड़क की सेवाएं चाहिए तो वो ले सकता है। वहीं बुनकर क्या करेगा, बुनकर जो भी संसाधन उसके पास हैं उन संसाधनों का यूज करेगा, उपयोग करेगा, उसके बाद दूसरी वस्तुएं सेवाओं का वो उत्पादन कर सकता है। ठीक है, वही टीचर जो है वो अपने शिक्षण कौशल का प्रयोग करके क्या करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, उसके बाद उसको पैसे मिलेंगे, उन पैसों से वो क्या कर सकता है, कृषक परिवार से जो है वहाँ से वो गेहूं खरीद सकता है, अनाज खरीद सकता है, कपड़े खरीद सकता है, रेल सेवाओं का प्रयोग कर सकता है, बैंक सेवाओं का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो हर एक संसाधन किसी व्यक्ति के पास नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ लिमिटेड संसाधन हर एक व्यक्ति के पास होते हैं, और उन्हीं संसाधनों का उपयोग करके वो क्या कर सकता है, दूसरी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कर सकता है, यानी उनका उपयोग कर सकता है। तो इसी को हम कहते हैं सामान्य अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो सामान्य अर्थव्यवस्था में होता क्या है, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, जो हमारे पास खुद के संसाधन हैं, उनका यूज करके हम उत्पादन कर रहे हैं, और उस उत्पादन का एक अंश हम बेच देते हैं। बेचने के बाद जो भी हमारे पास इनकम आती है उनसे हम दूसरी वस्तुएं एवं सेवाओं को खरीदते हैं जो हमारे पास नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं एक शिक्षक हूँ, टीचर हूँ, और मेरे पास एक कौशल है टीचिंग करने का। ठीक है, इस कौशल का मैं क्या कर रहा हूँ, उत्पादन कर रहा हूँ, मतलब पढ़ाने के बाद मुझे क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। फिर उन पैसों को क्या करूँगा, अब मैं तो भाई मेरे पास तो सारे संसाधन है नहीं, अब मैं खेती तो कर नहीं रहा हूँ जिससे मुझे अनाज मिल जाए, या मैं बुनकर तो हो नहीं जिससे मुझे कपड़े मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा, अपने शिक्षण कौशल का उपयोग करके, उसका प्रयोग करके जो भी मुझे इनकम मिलेगी उनसे मैं इन सेवाओं को या वस्तुओं को खरीद सकता हूँ। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम सामान्य अर्थव्यवस्था। तो इसी चैप्टर में अगला जो टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो इस चैप्टर का ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, यानी कि कोई भी अर्थव्यवस्था आप शुरू करेंगे तो आपके पास जो समस्या आएंगी वो 3 तरह की समस्याएं इसमें आती हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं 3 तरह की होती हैं। इसमें सबसे पहली समस्या आती है कि क्या उत्पादन किया जाए। ठीक है, अगर आपके पास सीमित संसाधन है तो सबसे पहले आप यही सोचेंगे कि मैं क्या उत्पादन करूं, मैं किसका उत्पादन करूं जिससे मुझे फायदा हो। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो समस्या आती है वो समस्या आती है कि कैसे उत्पादन किया जाए। कैसे उत्पादन किया जाएगा, मतलब ये होता है कि
मैं जल्दी से जल्दी ऐसे कौन से संसाधनों का प्रयोग करूं जिससे कि मैं जल्द से जल्द उत्पादन कर सकूं, तो कैसे उत्पादन किया जाए। ठीक है, उसके बाद है जो समस्या आती है वो है किसके लिए उत्पादन किया जाए, यानी कि जिन चीज़ों का मैं उत्पादन कर रहा हूं उन चीज़ों को मैं किसके लिए उत्पादन करूं जो मुझे अधिक से अधिक फायदा दे सके। तो सबसे पहले हम समझते हैं अर्थव्यवस्था की पहली समस्या जो है केंद्रीय समस्या कि क्या उत्पादन किया जाए। ठीक है, क्या उत्पादन किया जाए इसको समझ लेते हैं। तो यह किन वस्तुओं व सेवाओं का कितनी मात्रा में उत्पादन करने की एक समस्या है, यानी कि एक ये समस्या है कि किन वस्तुओं का उत्पादन करें और कितनी मात्रा में उसका उत्पादन करें। ठीक हो गया। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह चुनाव करना पड़ता है कि वह अपने सीमित संसाधनों से किन किन वस्तुओं और कितनी कितनी मात्रा में उसका उत्पादन करें। ठीक है, तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था यानी कि जो उत्पादन करने वाला है उत्पादक, उसको ये समस्या आती है कि जो उसके पास संसाधन है, सीमित संसाधन है, उनसे वो सबसे पहले किस चीज़ का उत्पादन करें और उसके बाद जो उत्पादन कर रहा है वो उसका उत्पादन कितना करें। ठीक है, जैसे अधिक खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाए या अधिक घरों का प्रोड्यूस किया जाए, अब इसमें से क्या करा जाए, सबसे पहली समस्या तो ये है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है। ठीक है, कि क्या उत्पादन करा जाए और कितना उत्पादन किया जाए, इसका समाधान भी तो होना चाहिए। तो इसका समाधान ये है, सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि खाद्य पदार्थ या घर में से हमको केवल एक ही चीज़ का उत्पादन करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो संसाधन है वो क्या है, सीमित है, और सीमित संसाधन होने की वजह से हम एक ही समय में केवल एक ही वस्तुओं या सेवा का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, एक समय में हम दो वस्तुओं या सेवाओं का एक साथ उत्पादन नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि दोनों में से एक ही चीज़ उत्पादन करनी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमको ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ हमको अधिक फायदा देगी। खाद्य पदार्थ का उत्पादन करने से हमको ज़्यादा फायदा मिलेगा या घरों का उत्पादन करने से हमको ज़्यादा फायदा मिलेगा, ये चीज़ें हमको दोनों में देखनी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो उत्पादन करता है यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो उस वस्तु का उत्पादन करेगा जिससे उसको फायदा होगा। ठीक है, अब फायदा किससे होगा, अब भाई उसको खाद्य पदार्थ उगाने से ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि खाद्य पदार्थ क्या है, सबकी नीड है। ठीक है, चाहे अमीर हो गरीब हो कैसा भी है, वो खाद्य पदार्थ जरूर लेगा, खाने की चीज़ें उसको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, वो ऐसी चीज़ उत्पादित करेगा जिससे उसको फायदा होगा, जिससे उसको अधिक धन कमाने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो अगर उसे खाद्य पदार्थ उगाने से ज़्यादा फायदा हो रहा है तो वो खाद्य पदार्थ उगाएगा, अगर उसको घर बनाने से ज़्यादा फायदा होता है तो घर बनाएगा, उसको विलासिता की वस्तुओं को उत्पादित करने से ज़्यादा फायदा हो रहा था तो वो वस्तुएं बनाएगा। ठीक है, यानी कि इसका हल यही है, इसका सॉल्यूशन यही है कि क्या उत्पादन किया जाए में कि जो प्रोड्यूसर है, उत्पादन करता है, वो केवल उसी चीज़ का उत्पादन करे जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। ठीक हो गया। तो ये हमको समझ में आ गया क्या उत्पादन किया जाए। तो इसका सॉल्यूशन तो हमने निकाल लिया भाई कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। ठीक है, ये तो हमको पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि कैसे उत्पादन किया जाए। ठीक है, अब भाई फायदा तो जिस चीज़ में है उसका उत्पादन करेंगे, ये हमको पता चल गया। अब उस चीज़ का उत्पादन कैसे किया जाए ये अब हम जानते हैं। ठीक है, तो अगली समस्या जो है कैसे उत्पादन किया जाए, आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो यह उत्पादन के तरीके या तकनीक में चुनाव की समस्या है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था उत्पादन की ऐसी तकनीक का प्रयोग करना चाहेगा जिसमें सीमित संसाधनों द्वारा अधिकतम पदार्थों व सेवाओं का निर्माण हो। इसके लिए अर्थव्यवस्था को उत्पादन के अनेक तरीकों में चुनाव करना पड़ता है। कैसे उत्पादन किया जाए की जो समस्या है वो समस्या ये है कि हम जिस भी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं उस चीज़ को उत्पादन करने में हम किस तरीके का प्रयोग करें और किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें जिससे कि जो चीज़ हम उत्पादित कर रहे हैं वो एक तो हमारे जो सीमित संसाधन है उससे पूरी हो जाए और कम समय में वो उत्पादित हो जाए। तो ऐसी कौन से तरीके हम अपनाएं या कौन सी टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करें। तो इसका समाधान ये है
कि जिस टेक्नोलॉजी से आपको सबसे फ़ायदा हो, जिसमें आपका जो पूंजी है वो कम लग रही हो। तो जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले देते हैं, एक छोटे से किसान का एग्जांपल लें, तो उस किसान को ये तो पता चल गया है कि क्या उत्पादन किया जाए। ठीक है, किसान को पता चल गया है कि जिस चीज़ से हमको ज़्यादा फायदा होगा उसी चीज़ को हम उत्पादन करेंगे। तो किसान को पता चल गया है कि मुझे धान का उत्पादन करना है, यानी कि धान की खेती करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो किसान है वो खेती करने के लिए क्या करे, पारंपरिक विधि का प्रयोग करे। पारंपरिक विधि मतलब जो पहले से चलती आ रही है वो विधि, जैसे कि वो हल और बैल से खेत जोते, खुद ही जोते और खुद सिंचाई, गुड़ाई, निराई खुद ही करे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, उसको श्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, उसकी मेहनत ज़्यादा लगेगी और उसको उस खेत पे ज़्यादा मजदूर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा मजदूर लगाने पड़ेंगे, साथ ही उसकी जो पैदावार होगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी। और अगर वहीं वो क्या करे, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करे, नई टेक्नोलॉजी जैसे खेत को जोतने के लिए वो ट्रैक्टर का प्रयोग करे, ना ही उसमें मजदूर लगाई ना खुद जोते, तो ऐसे तो उसको श्रम ज़्यादा करना पड़ेगा और मजदूर भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। अगर वो नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगा तो केवल एक ट्रैक्टर से उसका पूरा खेत जुत जाएगा, निराई भी उससे हो जाएगी, गुड़ाई भी उससे हो जाएगी, सिंचाई के वो नए साधन यूज कर सकता है, जैसे ट्यूबवेल से वो सिंचाई करे तो उसको और आसानी होगी सिंचाई करने में। और नई नई जो खाद बाजार में आई है उसका प्रयोग करेगा तो उसकी फसल और अच्छी होगी, पैदावार और अच्छी होगी। तो यहाँ पे यही चुनाव करना है। अगर आप कोई भी चीज़ उत्पादित कर रहे हैं तो आपको तकनीकी और तरीके दोनों का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कोई चीज़ अच्छी तरह से उत्पादित कर पाओगे और बड़ी मात्रा में उत्पादित कर पाओगे। जैसे उत्पादन में श्रम प्रधान तकनीक या पूंजी प्रधान तकनीक अपनाई जाए, या उत्पादन छोटे पैमाने पर किया जाए अथवा बड़े पैमाने पर किया जाए, या उत्पादन सरकारी क्षेत्र में किया जाए या निजी क्षेत्र में किया जाए। ठीक है, तो ये तरीके आपको पहले चुनने पड़ेंगे, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी चुननी पड़ेगी कि किस टेक्नोलॉजी से आप उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ी भूमि है तो आप क्या करेंगे, उत्पादन बड़े पैमाने पर करेंगे, छोटे पैमाने पर तो करेंगे नहीं। ठीक है, अगर बड़े पैमाने पर करेंगे तो क्या होगा, उत्पादन में और वृद्धि होगी। वहीं अगर आपके पास खुद की निजी क्षेत्र है, निजी भूमि है, तो वहाँ पे आप उत्पादित करेंगे, क्योंकि सरकारी अगर क्षेत्र में उत्पादित करेंगे तो वहाँ पे आपको सरकार को उसके बदले टैक्स या कुछ अलग देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी खुद की भूमि है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो कैसे उत्पादन किया जाए, इसका सॉल्यूशन यही है कि अगर आप किसी भी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो आप उत्पादन कर रहे हैं उसको उत्पादन करने में किस तरीके का यूज करना चाहिए। ठीक है, उत्पादन करने के कई तरीके होते हैं, तो उसमें आपको सबसे बेस्ट जो तरीका है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। साथ ही आपको नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आपका उत्पादन भी अच्छा होगा और आपको जो लाभ होगा वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये था कैसे उत्पादन किया जाए। ठीक है, इसकी समस्या भी हमने समझ ली। ठीक है, अब हम समझते हैं कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, अब हमने क्या उत्पादन किया जाए पता चल गया, भाई क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन किया जाए ये भी पता चल गया। अब किसके लिए उत्पादन किया जाए ये पता करना है। ठीक, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो किसके लिए उत्पादन किया जाए, यह राष्ट्रीय आय के वितरण की समस्या है। इसका संबंध यह ज्ञात करने से है कि किए गए उत्पादन को किस प्रकार उत्पादन में योग देने वाले साधनों में बांटा जाए। तो किसके लिए उत्पादन किया जाए, इस समस्या का जो सॉल्यूशन है, इसका जो समाधान है वो ये है कि जो उत्पादन करता है यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो उन्हीं चीज़ों का उत्पादन करेगा जिससे उसको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उसको कौन दे सकता है, ठीक है, अमीर लोग ही दे सकते हैं। ठीक है, तो वो उन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेगा जिसको अमीर लोग ज़्यादा खरीद सके। ठीक है, तो यहाँ पे गरीबों को क्या होगा। ठीक है, तो इस अमीर और गरीब का क्या सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक समाज में दो वर्ग होते हैं, एक होता है गरीब, एक होता है अमीर। ठीक है, तो कोई भी समाज ले लीजिए आप, उसमें दो तरह के लोग रहते हैं, यानी कि वो दो वर्गों में बटा होता है। ठीक है, एक को हम कहते हैं निर्धन, ठीक है, इसको हम गरीब भी कहते हैं, और एक होते हैं आपके अमीर।
ठीक है। जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादन करता है, वो उसी चीज का उत्पादन करेगा जिससे उसको फायदा होगा, ठीक है, और उन्हीं के लिए उन चीजों का उत्पादन करेगा जिनसे उनको ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादा फायदा किसी भी प्रोड्यूसर को किनसे मिलेगा? अमीरों से मिलेगा, ठीक है। तो वो इन्हीं के लिए क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा चीजें उगाएगा जो अमीर खरीद सकते हैं, ठीक है। वो गरीबों के लिए यहाँ पे कोई चीज नहीं उगाएगा, क्योंकि यहाँ से उसको फायदा नहीं होगा, उसको धन कमाने का मौका यहाँ से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए सारी चीज़ें किसके लिए उगाएगा? अमीरों के लिए उगाएगा। लेकिन इसमें जो सवाल ये उठता है कि यहाँ पे गरीबों का क्या होगा, ठीक है। भाई समाज में तो दोनों तरह के लोग हैं, अमीर भी हैं गरीब भी हैं, तो इनका क्या होगा? इनके बारे में भी तो सोचे कोई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करती है जो समाज की जो सरकार होती है वहाँ की, वो ये करती है, जो प्रोड्यूसर होता है वो जो चीज़ें अमीर लोगों के लिए प्रोड्यूस करता है या अमीर लोगों के लिए उत्पादित करता है, सरकार उस पर क्या लगा देती है? उस पर लगा देती है टैक्स, ठीक है। इस पे लगाएंगी टैक्स। और जो चीज़ें गरीबों के लिए उत्पादन होती है, सरकार उस पर कोई टैक्स नहीं लगाती है, बल्कि उस पर क्या कर देती है? आर्थिक सहायता भी देती है, ठीक है, उत्पादन करने वाले को। ठीक हो गया, आर्थिक सहायता। तो यहाँ पे अगर ये टैक्स ना लगा जाए तो होगा क्या? सभी जो उत्पादक करता है यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेंगे? वो जो चीज़ें अमीरों को चाहिए वो उन्हीं चीज़ों का उत्पादित करेंगे। क्यों? क्योंकि उनसे उनको भाई ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि इनके पास पैसा है, मनी है, तो यहाँ से उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब टैक्स के लगने से सारे लोग अमीरों की चीज़ें नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब टैक्स लग रहा है भाई, ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, तो सब इस टैक्स को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे? वहाँ पे गरीबों के लिए चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे उनको कोई टैक्स नहीं देना है, बल्कि उनको आर्थिक सहायता भी मिलेगी, तो यहाँ पे भी उनको फायदा है, ठीक है। तो अगर किसी भी उत्पादनकर्ता को, किसी भी प्रोड्यूसर को यहाँ पे अमीरों वाले प्रोडक्ट बनाने में टैक्स के साथ भी टैक्स दे रहा है, फिर भी उसको फायदा हो रहा है, तो वो ये उत्पादित कर सकता है, उसको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी वो कमा ही रहा है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपको किसके लिए उत्पादन करना है, ठीक है। अगर आपको इनके लिए उत्पादन करना है तो टैक्स देना पड़ेगा, अगर आपको इनके लिए उत्पादन करना पड़ेगा कोई टैक्स नहीं, बल्कि आपको आर्थिक सहायता भी मिलेगी। लेकिन जो भी प्रोड्यूसर होता है, जो भी उत्पादन करता होता है, वो केवल उन्हीं के लिए उत्पादन करता है, उसी के लिए उत्पादन करता है जहाँ से उसको ज़्यादा फायदा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता है। अगर उसको यहाँ से ज़्यादा फायदा हो रहा है तो वो इनके लिए उत्पादित करेगा वो चीज़, अगर उसको यहाँ से ज़्यादा फायदा हो रहा है तो वो इनके लिए वो चीज़ उत्पादित करेगा। वो निर्धन अमीर गरीब कुछ नहीं देखता है, वो अपना फायदा देखता है, जहाँ से उसको ज़्यादा फायदा होता है वो उन्हीं के लिए उत्पादन करता है। तो दोस्तों ये थी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है इसका, तो इस टॉपिक को जरूर आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम इस चैप्टर के आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है रेड कलर का, उसको जरूर प्रेस करेगा, और उसके साथ ही आपके पास एक बेल आइकन भी आएगी, उस बेल आइकन को भी प्रेस करेगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।